हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं, चैप्टर 2, क्लास 11th अकाउंटेंसी। एंड इससे पहले कि हम लेक्चर 6 स्टार्ट करें, हम लोग हमेशा की तरह अपना पिछला वाला लेक्चर एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दीज आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, यानी कि ये दीज आर वेरी मच सिमिलर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कई बार आप लोग इसको और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सेम ही मान सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा जब आप डिटेल में घुसते हो तो आप इनमें कुछ एक दो अंतर मान सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि डेप्रिसिएशन, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, ये जो तीनों आप एग्जांपल्स देख रहे हो यहाँ पे, तो ये तीनों, इनको एक्सपेंस बोला जाता है। एंड बाकी सारी चीजों को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो और एक्सपेंस भी कह सकते हो। तो एक्सपेंस थोड़ा सा वाइडर टर्म है, बस इतना ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, इतना डिटेल में ज्यादा घुसने की तो जरूरत है भी नहीं आपको। आप मान सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस आर सेम। ठीक है, कई सारे टीचर्स इसके बीच में डिफरेंस बताते भी नहीं है, बट मैंने नॉलेज के लिए बता दिया आपको। ठीक है, चलो, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने देखे थे कि प्रीपेड एक्सपेंस वो है जो अभी ड्यू नहीं हुआ है लेकिन मैंने उसका पेमेंट एडवांस में ही कर दिया हो, वो है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है जिसका पेमेंट ड्यू हो चुका है, मुझे पेमेंट की डेट आ चुकी है लेकिन अभी तक भी मैंने उसे पेमेंट नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग है, मींस द लायबिलिटी इज स्टिल स्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी मानते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को हम असेट मानते हैं, क्योंकि प्रीपेड एसेट के केस में हमको बाद में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिर रेवेन्यू की बात करें तो जितना भी ग्रॉस पैसा, जितना भी रिसीट हमारे हाथ में आया, वो हमारी रेवेन्यू कहलाती है। अब चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी आ सकती है, अदर एक्टिविटीज से भी आ सकती है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो मेन है काम मेरा, सो बुटीक बिजनेस में मेरा स्टिचिंग मेन काम है, वहां से जो पैसा आया वो। एंड अलोंग विद दैट, अगर मेरे पास कहीं से भी और पैसा आता है, किसी और बिजनेस एक्टिविटीज से इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, कमीशन आई, ये सारी चीजें भी मेरी रेवेन्यू में आ जाती हैं। इसमें से ध्यान रखना, हमने कोई खर्चा अभी तक माइनस नहीं किया है। ठीक, इनकम की बात करो अगर, तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी कि जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तो हम उसको इनकम बोलते हैं। एक और हमने इसके बाद प्रॉफिट देखा था, एक टर्म था जिसमें हमने ये देखा था कि इनकम जो है वो वाइडर टर्म है एंड वो प्रॉफिट को इंक्लूड करता है अपने अंदर। अब इनकम का आप मेनली यहाँ पर अगर फॉर्मूला देख लोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा ये क्या था। जितना भी रेवेन्यू आपकी मेन सेल्स से आया, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपका मेन है उसको आप जब सेल करते हो उससे जो पैसा आया, अलोंग विद दैट जो अदर इनकम इधर उधर से नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से आई, वो, उन दोनों को ऐड कर दो, उसमें से निकाल दो जो भी आपके खर्चे हुए, तो आपका इनकम आ जाता है। एंड इसमें एंड प्रॉफिट में यही अंतर था कि यहाँ पर हम अदर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, बस यही एक फर्क था। ठीक है, प्रॉफिट के भी हमने दो पोर्शंस देखे थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जिसके बहुत डिटेल में हम नहीं घुसे थे, है ना। और नेट प्रॉफिट का मैंने आपको बस ये बता दिया था, इसका एसेंस जो है दैट इज सिमिलर टू इनकम, क्योंकि इसमें भी हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, तो बात वो ही हो जाती है यहाँ पर भी। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका एक अलग सा पूरा चैप्टर ही है, तो आप यहाँ आप आप स्टेज वाइज सीखते जाओ ना, जितना जब रिक्वायरमेंट है उतना तब सीखो। अभी से पूरा अपना दिमाग में भर लेने का कोई फायदा नहीं है, इसका बाद में आपको चैप्टर आएगा तो आप तब पढ़ लेना। ठीक है, तो उसकी टेंशन लो ही मत अभी से। चलो, अब बस ये ध्यान रखो कि जो भी नेट प्रॉफिट अगर आ गया आपका, यानी कि आपको जो मिला है, रेवेन्यू जो है आपकी वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर एक्सपेंसेस, तो वो आपके कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा। ये प्रॉफिट ओनर की इक्विटी को इंक्रीज करेगा। एंड इसके से अगर उल्टा हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, तो ये आपके कैपिटल को डिक्रीज करेगा। लॉस क्या होता है? जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, यानी कि जो हाथ से आउटफ्लो हो गया, चला गया, वो ज्यादा है एंड जो हाथ में आया था वो कम है, तब आपका लॉस हो जाता है। फिर फाइनली हमने गेन भी देखा था कि गेन क्या होता है? जो भी आपको फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, किससे? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, वहां से अगर आपको कुछ फायदा हो जाता है तो उसे आप गेन कहते हो। जैसे कि अगर आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल किया है एंड उसमें आपको फायदा हो गया, तो फिर वो आपका गेन में आ जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है, उसमें फायदा हो गया, तो वो भी गेन में आता है। ठीक है, बस ये चीज हमने डिस्कस करी थी लेक्चर 6 पे। अब हम लोग आ जाते हैं। हाँ जी, तो हमारा पहला टर्म है वाउचर। अब वाउचर का मतलब क्या होता है? अगर आपने ये अंग्रेजी का शब्द सुना हो, टू वाउच फॉर समथिंग, मतलब एविडेंस दिखाना किसी भी चीज का, है ना, किसी भी चीज का प्रूफ शो करना, वाउच फॉर समथिंग। तो वाउचर का मतलब भी यही होता है कि क्या करता है, ये एविडेंस दिखाता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। अब अगर आप कभी रेस्टोरेंट जाते हो और आपने जब बिल पेमेंट करते हो, आपके हाथ में एक बिल आता है, उसमें पूरा प्राइस लिखा रहता है कि आपने नूडल्स खाई इतने की, आपने कोई भी और डिश ली वो इतने की, एंड टोटल आपका अमाउंट लिखा रहता है, तो वो क्या है? एक तरीके से वाउचर ही आप उसे कह सकते हो, है ना। जो रेस्टोरेंट है वो एक बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए वो एक वाउचर है, एक कॉपी वो
अपने पास भी रखता है, राइट? अब वो ये वाउच कर रहा है, एविडेंस दे रहा है कि हाँ, ये ट्रांज़ैक्शन हुआ था, ये मैडम आई थी और इन्होंने ये खाना खाया था, हमारी इतनी सेल हुई थी खाने की। वो यही दिखा रहा है उस बिज़नेस के लिए, ठीक है? तो एनी एविडेंस ऑफ अ ट्रांज़ैक्शन यू कैन कॉल दैट अ वाउचर। और अकाउंटिंग में वाउचर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं ट्रांज़ैक्शंस का, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आप विंडो ड्रेसिंग ना कर सको। ऑल्दो जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ़ है, मैं आपको बताऊँ, फेक वाउचर्स क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन थियोरेटिकली अगर अगर आप मानो तो वाउचर्स ज़रूरी होते हैं। जब भी ऑडिट होती है कहीं की, तो वाउचर्स को चेक किया जाता है कि हाँ, जो भी ट्रांज़ैक्शंस आपने ऑडिट करने का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो सीए का काम होता है मेनली, वो ऑडिट करना एंड टैक्सेशन सिस्टम्स देखना, फाइनेंस देखना, ये सब होता है। उसमें से ऑडिट एक काम है। ऑडिट का मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, प्रॉफिट लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया है, वो कितना सही है, ये चीज़ें, इन चीज़ों को चेक करना मोटे-मोटे तौर पर, यही मैं आपसे बोल सकती हूँ इसी भाषा में, ठीक है? कि उनको चेक करना कि वो सही है या नहीं है, और ये रिपोर्ट करना, वो कहलाता है ऑडिट करना। तो ऑडिट के टाइम में वाउचर को देखा जाता है ज़रूर कि हाँ भाई, आपने जितना भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, वो सही है या नहीं? जो भी ट्रांज़ैक्शंस आपने दिखाए हैं, वो सही है कि नहीं? उस एविडेंस से चेक किया जाता है। क्लियर? अब इसके एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं कैश मेमो। जभी भी आप कैश में पेमेंट करते हो, अब कैश का मतलब, मेरा मतलब सिर्फ़ नगद पैसा, वो रुपए, नोट नहीं है। मेरा मतलब है चाहे आप डिजिटल भी पेमेंट करो, मतलब तुरंत का तुरंत अगर आप पेमेंट कर देते हो, उधार पर नहीं कर रहे हो कोई ट्रांज़ैक्शन, तुरंत पेमेंट करो, तो आपको एक कैश मेमो रिसीव होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई है, एक स्पेसिमेन है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो कैश मेमो का, कि ये किसी कंपनी ने इशू किया है ना? और बायर का नाम जेनी है एंड एड्रेस लिखा हुआ है, एंड उन्होंने ये बताया कि 2 लेवाइस जीन्स एंड नाइकी टी शर्ट, ये सब, और इनका प्राइस करके लिखा हुआ है, टोटल लिखा है, कितना डिस्काउंट मिला है वो लिखा है, और फिर उस पे वैट लगाकर टोटल फाइनल जो अमाउंट है वो सब लिखा है। तो इस तरीके का होता है कैश मेमो, जो पूरी की पूरी डिटेल दिखाता है कि कितने का सामान था, उस पे कितना डिस्काउंट दिया, वगैरह वगैरह। उसके बाद और दूसरी चीज हो सकती है इनवॉइस या फिर बिल। ये तब होता है जनरली जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, तब आपको इनवॉइस या फिर बिल मिलता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। हाँ जी, तो कैश मेमो मैंने बोला, व्हेन यू आर डूइंग अ कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, टीएक्सएम इज ट्रांजैक्शन, एंड ये होता है जब आप कोई क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तब आपको इनवॉइस या फिर बिल मिलता है। वो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर राइट साइड में, ये एक इनवॉइस है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसी ही चीजें लिखी होती हैं, इट्स जस्ट दैट यहाँ पर कैश में पेमेंट नहीं हुआ होता है। एंड अगर आप देखो, जस्ट अ सेकंड, मैं जूम इन करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, तो आई थिंक अब आपको बेटर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, नाम लिखा हुआ है कि बिल किसके लिए बना है, ऊपर जो शॉप है उसका नाम भी लिखा है कि किसने इशू किया है। फिर ये सारी सर्विसेज ली गई है, सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराया गया है, फीचर अपग्रेड कराए गए हैं, मेंटेनेंस की फी ली गई है, ये सारे अमाउंट्स यहाँ पर लिखे हैं। टैक्स लगाया है, टोटल अमाउंट ये लिखा है, एंड क्या लिखा है, पेमेंट इज ड्यू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब अभी इमीडिएट पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश हो रही है। हाँ जी, तो आई थिंक अब आपको नॉर्मल दिख रहा होगा जैसे पहले दिख रहा था। सो हमने डिस्कस कर लिया है ये बात कि जब भी कोई सेल होगी, कोई परचेज होगी, कोई भी इस टाइप का ट्रांजैक्शन होगा जहाँ पर पेमेंट हो रहा है या क्रेडिट पर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल परचेज कुछ भी हो, तो उस केस में हम कैश ट्रांजैक्शंस के केस में कैश मेमो देते हैं, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के टाइम पे इनवॉइस या फिर बिल इशू किया जाता है। ठीक है, कौन इशू करता है? जो सेल कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं सेलर हूँ एंड आप परचेजर हो, तो मैं आपको ये इशू करूंगी आपके नाम से। तो जेनी वाज द बायर्स नेम, आप देख ही सकते हो कि बायर के नाम पर इसको इशू किया जाता है, सेलर इशू करता है। रिसीट मतलब तो सिंपली जो आपको मैंने आपको बताया कि जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आपको जो मिलता है वो आपके लिए रिसीट हो गई, है ना? कि आपने जब कोई चीज रिसीव करी, तो बिजनेस ने भी जब कोई चीज रिसीव करी होती है तो उसे रिसीट मिलती है। क्लियर? और फिर डेबिट एंड क्रेडिट नोट नाम का भी कुछ चीज होता है, जो आपको बेटर तब समझ में आएगा जब हम लोग जर्नल वाला चैप्टर कर लेंगे, उसमें और अच्छे से आएगा। बट अभी भी मैं आपको एक छोटा सा वो दे देती हूँ, इसका ओवरव्यू कि डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट बेसिकली जिसने परचेज किया होता है ना कुछ सामान, परचेजर जो होता है, उस वो इशू करता है डेबिट नोट टू द सेलर। ये कब किया जाता है? जब मैं अगर सपोज करो मैंने कोई चीज परचेज करी है और मुझे वो चीज पसंद नहीं आई, तो मैं मुझे कुछ क्वालिटी इश्यूज है उसमें, तो मैंने उसे वापस किया, तो मैं डेबिट नोट इशू करती हूँ सेलर को। ठीक है, बस ये समझ लो आपकी, ये एक तरीके से परचेज रिटर्न का ही एक रूप है,
जब परचेज रिटर्न करा जाता है तो परचेजर डेबिट नोट इशू करता है, इतना मान लो अभी। और क्रेडिट नोट उसी के बदले में सेलर इशू करता है। ठीक है, क्रेडिट नोट इशूड बाय द सेलर, ये सेलर इशू करता है सेल्स रिटर्न के चलते। क्योंकि जब मैंने परचेज रिटर्न किया तो सामने वाला बंदा जो सेल किया है उसके उसके पास सेल्स रिटर्न आ गया ना, है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो वो मुझे क्रेडिट नोट इशू करता है उसके बदले में। ठीक है, एंड दिस इज इशूड बाय बायर। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, इतना अभी के लिए काफी है। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे जब जर्नल वाले चैप्टर पे आएंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट की। महिलाएं तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगी इस टर्म से। डिस्काउंट क्या होता है? बार्गेनिंग कर करके डिस्काउंट लिया जाता है। ये वही वाला डिस्काउंट है। जब भी प्राइस में कुछ रिडक्शन मिल जाए आपको, जो एक्चुअल प्राइस है जो लिखा हुआ है उसमें प्रोडक्ट में, उससे कुछ रिडक्शन आपको मिल जाता है अगर, तो वो डिस्काउंट हो गया। ये दो टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना कि ये ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होता है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये आगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इसका ऊपर ऊपर से समझ सकते हो बस। ठीक है, तो ध्यान रखना दो टाइप के डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देने का जो मेन रीजन होता है जनरली वो ये होता है कि आप एक सर्टेन क्वांटिटी के गुड्स परचेज करो। यानी कि जब आप कुछ ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हो तो अक्सर आपको दुकानदार जो है वो कुछ डिस्काउंट दे देता है। कि अगर मैं 100 मान लीजिए कि मैंने 100 जीन्स पेयर ऑफ जीन्स में परचेज करने गई हूँ, तो वो मुझे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डिस्काउंट दे देगा एज कम्पेयर टू अगर मैं एक जीन्स लेने गई हूँ तो। ठीक है, समझ आ रही होगी बात। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एक सर्टेन क्वांटिटी परचेज करने पे आपको मिल जाता है। जबकि उसी जगह कैश डिस्काउंट आपको कब मिलता है? जब आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है ना। टाइमली पेमेंट करें मतलब अक्सर बिजनेस में क्या होता है कि क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन चलते हैं कि आज हमें आप सामान पकड़ा दो, हम आपको 1 महीने बाद पैसा लौटा देंगे, इस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि आप टाइमली पेमेंट कर दो, अब से 10 दिन में पेमेंट कर दो, अब से 5 दिन में पेमेंट कर दो, इसलिए जो है कैश डिस्काउंट का लालच दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो आपको रीजन समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी के लिए ही दिया जा रहा हो, ऐसे ही भी दिया जा सकता है। यानी कि जस्ट लाइक दैट, अगर आपको कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड किया शॉपकीपर ने तो वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक, लेकिन टाइमली पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत देकर आपको डिस्काउंट का लालच दिया जा रहा है तो वो कैश डिस्काउंट ही होगा। ठीक, अच्छा, अब ट्रेड डिस्काउंट के केस में सेल्स को हम नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका क्या मतलब है? अभी समझ लो ऊपर ऊपर से कि अगर मान लो सेल जब किया मैंने तो 100 रुपीज का आइटम था। ठीक है, मेरी सेल्स एक्चुअली 100 रुपीज की होती, लेकिन मैंने सामने वाले को 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सेल्स को नेट नेट 80 रुपीज पर रिकॉर्ड करूंगी। मैं ये 20 रुपीज को अलग से अपनी बुक में नहीं दिखाऊंगी अपनी बुक्स में। ठीक, मैं सीधा सीधा इस ट्रांजैक्शन को मानूंगी ही ऐसा कि मैंने 80 रुपए की सेल्स करी है, इंस्टेड ऑफ 100 आई से कि मैंने 80 की सेल्स करी है। क्लियर? चलो, बस अभी इतना समझो। तो मैंने ये चीज आपको बता दी है, ये स्पेसिफिक होता है ट्रेड डिस्काउंट में। याद रखना है, पॉइंट बहुत जरूरी है कि ट्रेड डिस्काउंट को अलग से सेपरेटली बुक्स में शो नहीं किया जाता है, और इसीलिए ये 20 रुपए को अलग से शो नहीं किया जाएगा। सीधा ये बोल देंगे कि मेरी तो 80 रुपए की सेल्स हुई है। ठीक है, जबकि वहीं कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि ये दिस इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेल जो है वो एक्चुअल 100 रुपीज की हो रही थी, यानी कि जो एमआरपी था वो 100 रुपीज का होना था, बट कैश डिस्काउंट 30 रुपीज का अगर मैंने दिया, तो मैं इस 30 रुपए को अलग से अपनी बुक्स में दिखाऊंगी। मैं मानूंगी कि मेरी सेल 100 रुपए की हो रही थी, 30 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया और फाइनली 70 रुपए मेरे हाथ में आए। ये बात मैं बोल के दूंगी अपने बुक्स में, सेपरेटली शो करूंगी। डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे मैं सीधा यही शो कर रही थी कि मेरी सेल ही 80 की हुई है, बट यहाँ मैं शो करूंगी मेरी सेल 100 की थी एक्चुअली, लेकिन 30 का डिस्काउंट देके 70 हुई है। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बाद में ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी तरीके से डिटेल में आएगा ही। बस मेरे साथ साथ रहना आप लोग, है ना। सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि आपको डेली सीरीज ये मिलती रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फाइनल चीज, अगर आपको मेरे पेड बैचेस चाहिए, आप रोज आकर मुझसे पढ़ना चाहते हो फिक्स टाइम पे एंड अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करना चाहते हो अलॉन्ग विद ऑल द टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू माय ईमेल आईडी विच विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लियर?
ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट क्या होता है, मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बैलेंस शीट का नाम अभी तक मैं ले चुकी हूँ। ये होता क्या है थोड़ा सा आज समझ लेते हैं, बाकी इसके ऊपर भी अलग से चैप्टर है। ठीक है, बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये हमें क्या शो करते हैं कि हमारे असेट कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितनी। असेट लाइबिलिटी का मतलब तो आपको बता ही चुकी हूँ। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट मेरे असेट और मेरी लाइबिलिटीज कितनी है ये मुझे शो करता है बैलेंस शीट। ठीक है, एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू, यानी कि इन चीजों की, मेरी असेट की बुक वैल्यू क्या है, मेरी लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू क्या है। अब भैया ये बुक वैल्यू क्या होती है, जो भी मेरी बुक्स में इसकी वैल्यू रिकॉर्डेड है इस वक्त वो कितनी है, बुक्स में जो वैल्यू पे असेट या फिर लाइबिलिटी दिख रही है इस वक्त, दिख रही है वो ही मेरी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल से बता देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। देखो, मान लो अगर मैं कैश की बात करूं, कैश मेरा असेट होता है, करंट असेट है, आपको याद होगा। नहीं है तो जाकर रिवाइज करके आओ। मैंने ऑलरेडी लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया अपने प्रीवियस लेक्चर्स का। कैश क्या, मान मान लो हमें पता करना है कि कैश एक पर्टिकुलर डेट पे मेरा कैश कितना है, यही तो मुझे बैलेंस शीट बताती है ना कि मेरा असेट कितना है एक पर्टिकुलर डेट पे। अच्छा, तो अब अगर मुझे पता करना है कि मेरा असेट कितना है ऑन ऑन सपोज ऑन 31 मई 2025 मेरे को पता करना है कि मेरा असेट कितना है, मेरा कैश कितना है बेसिकली। तो देखो, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है कोई भी ईयर। तो 1 अप्रैल 2025 से मान लो मेरा ये वाला अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, एंड आपको पता होगा ये एंड कब जाकर होगा, 31 मार्च 2026 को ये एंड होगा, कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो, मान लो ऑन 1 अप्रैल 2025 अभी तक मेरा कोई भी कैश में लेन देन नहीं हो रहा था, दिस इज माई फर्स्ट डे ऑफ वर्क। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को मेरे हाथ में 1,000 रुपए आया, तो मैं नोट कर लूंगी अपनी बुक्स में मेरे पास 1,000 रुपए कैश आया। फिर क्या होगा, मान लो 10 तारीख को, 10 अप्रैल को 200 रुपए मेरे हाथ से चले गए, तो मैंने माइनस में नोट कर लिया कि 200 रुपीज गॉन। 25 अप्रैल को 2,000 रुपए और आए कहीं से, मैंने वो भी नोट कर लिया। 1 मई को 2025 को 100 रुपए मेरे पास और आए, वो भी मैंने नोट किया। एंड 26 मई 2025 को मेरे पास से 900 रुपए चले गए, मैंने वो भी नोट किया। अब मुझे ये जानना है कि 31 मई 2025 को मेरा कैश का बैलेंस कितना है। बैलेंस मतलब उसकी स्थिति कितनी है, उसका अमाउंट कितना है उस डेट पे, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैंने इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया, +1000, 200 रुपए गया हटा दिया, 2000 आया ऐड कर लिया, 100 आया ऐड किया, 900 गया घटा दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि 31 तारीख को 2000 रुपए कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये ही मेरी बैलेंस शीट में उठ के चला जाएगा। दिस विल बी शोन इन माई बैलेंस शीट। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा कैश कितना है। इसी तरीके से मेरी और भी चीजें बताता है कि मेरे डेटर्स कितने हैं इस वक्त, या मेरे पास फर्नीचर कितना पड़ा है, मेरे पास लाइबिलिटीज में मुझे कितने लोगों को पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे, ये सब मेरी बैलेंस शीट मुझे बता देती है एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, हाँ, और अगर आप सोच रहे हो कि इसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन रहा हो, तो मैंने कोई ट्रांजैक्शन नोट नहीं किया, इसके बीच में कुछ नहीं हुआ ऐसा मान लो। तो ये है मेरा इस डेट का बैलेंस, 2000 रुपीज। क्लियर? अब मुझे लगता है इस स्टेज पर इतना आपको क्लियर होना काफी है। ठीक, चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, जब भी आपके कानों में ये शब्द पड़े बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप मान लेना हमेशा कि हम जर्नल और लेजर की बात कर रहे हैं। जर्नल वो जगह है, मैंने आपको कई बार बताया, जहां पर पहली बार हम अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वेयर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। आप अपने रेफरेंस के लिए ऐड कर लो फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मैंने कोई सेल करी है, तो मैं जाकर अपने जर्नल में सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करूंगी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और उस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग ही बोलते हैं, कि जब हम जर्नल में कुछ लिखते हैं ना तो उसे रिकॉर्ड करना बोलते हैं। सेकेंड स्टेप होता है, मैंने देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम उसको पोस्ट कर देते हैं स्पेसिफिक लेजर अकाउंट्स में, कि सेल करिए तो सेल्स अकाउंट में भेज देते हैं उसको। ठीक है, और उस प्रोसेस को पोस्टिंग बोला जाता है। तो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होती है और जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है, ये बात याद रखना। तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग की ही बात कर रहे हैं। ठीक, कि मैंने, हाँ, अपनी ऐसा बोला जाता है कि मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन लिखा, ये ट्रांजैक्शन मैंने नोट किया। ठीक,
समझ आ रही होगी बात? अच्छा, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है कि पोस्टिंग का मतलब क्या था, तो वो आपको अपने उस वाले एग्जांपल से याद दिला दे रही हूँ कि हम हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग नोटबुक जैसे प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही जितनी भी पार्टीज़ अकाउंटिंग में मेरे बिज़नेस में हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब की हम अपना लेजर अकाउंट बनाते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड सारे ट्रांज़ैक्शन उस पर्टिकुलर अकाउंट में देख सकें। जैसे मीना से रिलेटेड मुझे सारे ट्रांज़ैक्शन देखने हैं, तो मैं जाकर उसके अकाउंट में देख लूँगी। ठीक है? कि मुझे पता चल जाएगा इससे मैंने कब पैसे लिए, इसने मुझसे कब पैसे लिए, कब मैंने इसको पैसे चुकाए वगैरह, वगैरह। ठीक? चलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। चलिए अब आज के जो फाइनल 2 टर्म्स हैं उस पर आ जाते हैं। आज के क्या बल्कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस वाले चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट? तो डेप्रिसिएशन की बात अगर हम लोग करते हैं फिलहाल, तो इसका मतलब होता है कि जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लो। आज की डेट में आप जितना काम कर पाते हो, जितनी पढ़ाई कर पाते हो, जितनी एनर्जी से, तो वो ही सेम एनर्जी आपके अंदर, वही सेम एफिशिएंसी आपके अंदर 60 इयर्स की एज में नहीं रहेगी। आप में आपका जो एक्चुअल एफिशिएंसी है उसमें कुछ ना कुछ गिरावट जरूर आ जाती है, जैसे एज यू एज विद टाइम। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है किसी भी बिजनेस का जो असेट होता है, जो फिक्स्ड एसेट होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, फिक्स्ड एसेट में कौन कौन आते थे? टैंजिबल एसेट एंड इनटैंजिबल एसेट। अब टैंजिबल एसेट में क्या आते थे? फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, लैंड भी होता था, लेकिन लैंड की वैल्यू में कभी भी गिरावट नहीं आती है। ठीक है, उस पे अभी हम आते हैं। फिलहाल मशीनरी, फर्नीचर एंड आपका कोई मोटर व्हीकल है आपके बिजनेस में, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें आपकी टैंजिबल एसेट में आती थी। इनटैंजिबल में कॉपीराइट, पेटेंट हो गया, ये सब चीजें आपकी आती थी। तो अब क्या अपना दिमाग लगाओ कि अगर आज आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदी, ठीक है, तो क्या आपको लगता है आज आपने जो खरीदी है वो 6 साल 7 साल बाद भी उसी तरीके की रहेगी, बिल्कुल नई नवेली चमकती हुई? नहीं, उसकी वैल्यू में काफी हद तक गिरावट आ जाती है कुछ सालों बाद, राइट? अब अच्छा, अगर आप वंडर कर रहे हो कि मैंने क्यों मोटर व्हीकल को असेट बोला, क्योंकि कई बार बिजनेस जो है वो एक मोटर व्हीकल परचेज करते हैं अपने आने जाने के लिए, अपने बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए कि हाँ भाई रोज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्रॉप फैसिलिटी, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज के लिए होती है ताकि स्मूथली वर्क रन कर सके। एंड प्लस दूसरी बात कि ये आपके साथ कार वगैरह जो है ये काफी सालों तक रहता है, तो ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट आपने आज खरीदा और कल इसका बेनिफिट खत्म हो गया, ये काफी सालों तक रहेगा, आप इसका बेनिफिट कई सालों तक उठा सकते हो। ये आपके लिए एक फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इन सब चीजों की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आती ही आती है। कोई बिल्डिंग है, जब 10 साल बाद उसी बिल्डिंग को देखोगे, उसका पेंट उतर गया होगा, उसमें काफी सारी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है ना, तो उसकी भी वैल्यू घट जाती है। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली दैट द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स मतलब जो बुक्स में उनकी वैल्यू रिकॉर्डेड है, उसमें जो भी फॉल आ रहा है, उसमें जो भी गिरावट आ रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सभी टैंजिबल असेट्स एंड इंटैंजिबल असेट्स में होता है, बट कुछ चीजें हैं जहां पर ये इफेक्ट नहीं करता। जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैंड की। अगर जैसे आपने कई साल पहले कोई लैंड परचेज कर रखा हो, ठीक है, कोई लैंड आपने परचेज कर रखा हो बहुत साल पहले, 20-30 साल पहले, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने परचेज कर रखा हो लैंड, तो आज की डेट में इट मस्ट बी थ्राइविंग, उसकी वैल्यू बहुत अधिक होगी पहले से। वो डेप्रिशिएट नहीं करता बल्कि वो अप्रिशिएट करता है। लैंड के अलावा आप गोल्ड का एग्जांपल ले सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा हो किसी ने, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो कुछ ऐसे भी असेट होते हैं जिनकी वैल्यू घटती नहीं बल्कि बढ़ती है विद टाइम। ठीक है, बट मोस्टली अगर आप देखो तो चीजों की वैल्यू जो है वो गिरती ही है। अब यहाँ पर उसने कुछ रीजन ही बता रखे हैं। यूजेज, क्योंकि हमने उसका इतना ज्यादा यूज कर रखा है। कार आप रोज डेली यूज कर रहे हो आने जाने के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट तो आएगी ही। जितना वियर एंड टियर उसमें होगा उतना डेप्रिसिएशन होगा। कोई मशीनरी है, उसमें आप लगातार प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो लगातार वियर एंड टियर हो रहा है, उसमें काम कर रही है वो। विद एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम निकलता जा रहा है, किसी चीज की अगर एज 10 साल की है, किसी चीज की लाइफ पेपर में लिखी हुई है कि ये 10 साल की है, तो 90 साल में आकर उस चीज की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो ही जाएगी एज कम्पेयर टू व्हेन इट वाज इन इट्स फर्स्ट ईयर। ये जो बात मैं कर रही हूँ ना, ये लीज अग्रीमेंट्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको बाद में समझ आएगा, अभी आप बस इतना ही समझो। ऑब्सोलेंस हो सकता है, यानी कि जैसे रेडियोस जो है वो आज के टाइम में बिल्कुल भी किसी के पास आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। जनरली रेडियोस का कोई महत्व नहीं है, लोग टीवीज देखते हैं, टीवी के बजाय भी आजकल तो बल्कि टीवी भी
जनरली लोग कम ही कर चुके हैं देखना। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, लोग अपना फोन पे, टैब्स पे, इन सब जगहों पर देखते हैं मूवीज या जो भी उनको देखना होता है। तो चीजें जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। ऑब्सोलीट होने का मतलब है कि पुरानी हो जाना। अब वो फैशन में ही नहीं रहा। जैसे कि आईफोन, हर कुछ महीने में नया आईफोन लॉन्च हो जाता है और आप लोग उसके पीछे भागने लगते हो, और पुराना आईफोन आपके पास चाहे जस्ट पहले वाला मॉडल हो, आपको उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट गेट्स ऑब्सोलीट, वो फैशन से बाहर हो जाता है। दूसरी बात हो सकती है एक्सीडेंट। अगर मान लो जैसे कि कोई रूम है जहाँ पे मेरे असेट रखे थे, जहाँ पे एसी लगा था, जहाँ पे फर्नीचर था, वहां पे आग लग जाती है, अगर कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? जितनी थी वो उससे या तो कम ही हो जाएगी, या तो खत्म ही हो जाएंगे वो एसेट पूरी तरीके से, ऐसे कोई एक्सीडेंट होने से। समझ में आ रही होगी बात, डेप्रिसिएशन किन कारणों से होता है। और अभी के लिए एक लाइन और आप देख लो। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हम एलोकेट करते हैं द कॉस्ट ऑफ द असेट इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो अगर एक एसी परचेज किया है, उसकी लाइफ मुझे लगता है कि 10 साल तक ये एसी चलेगा, और अगर मैंने वो एसी 50,000 रुपए में खरीदा है ना, तो मैं उन 10 सालों में उसकी इस 50,000 रुपए की कॉस्ट को डिवाइड करती हूँ। ठीक है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका जब चैप्टर आएगा तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना ही समझ लो कि अगर कॉस्ट ऑफ असेट वाज लाइक 50,000 रुपीज एंड मुझे ऐसा लगता है उसकी यूजफुल लाइफ 10 years है, तो मैं इस 50,000 रुपए को पूरे के पूरे 10 साल में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, और इसी को हम डेप्रिशिएट होना भी कह सकते हैं। बुक्स में हम इसका काम इसी तरीके से करते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 करके। और भी इसके तरीके हैं, भूल जाओ, अभी छोड़ो। ठीक, डेबिट एंड क्रेडिट पे आ जाते हैं हम लोग। ये फाइनल टर्म्स है हमारे आज के लिए। किसी भी अकाउंट में, मैंने आपको बताया था, हम लोग जैसे मीना का अकाउंट हमने अगर खोला और उसमें हम ये देखना चाहते हैं मीना से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस क्या हैं, वो अकाउंट दिखता किस तरीके का है बेसिकली। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि सपोज ऐसे है कि मीनाज अकाउंट मैंने ऐसा बनाया। तो एक टी शेप का अकाउंट आप बनाते हो, जिसमें जो लेफ्ट साइड होता है, यानी कि ये वाला साइड, ये डेबिट साइड कहलाता है किसी भी अकाउंट का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, दैट द लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज डेबिट साइड, द राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज क्रेडिट साइड। अगर कोई भी अकाउंट डेबिट होता है तो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कोई भी अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है तो राइट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना था आपको। आज का भी हमारा क्लास ये खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगी प्रैक्टिस सेशन में। इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, एंड एक न्यूमेरिकल भी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। वो अच्छा रहता है, वो डिस्कस कर लूंगी, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।